हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में बात चल रही है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने इतना समझा है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके 3 फेजेस यहाँ पर होते हैं। 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं? एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। अब ये आपको हर बार बताया जाता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो जब भी आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो, तो ये 3 चीजें तो आपको बताई जाती हैं कि रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेप्स क्या क्या है, जिसमें आप मेनली पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि युग्मक निर्माण को। अब जो गैमीट फॉर्मेशन है ये कहाँ पर हो रहा है? आपने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव। अभी तक आपने क्या डिस्कस किया है वो हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, अभी तक आपने क्या डिस्कस किया है हम ये रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि प्री फर्टिलाइजेशन जो आपका फेज आता है उसमें हम पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? आपने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी पार्ट में होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि सिस्टम जो बनते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन से बनते हैं, और अलग अलग जो ऑर्गन है उनके अलग अलग फंक्शन यहाँ पर होते हैं। तो इसीलिए हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ते हैं, और इसमें हम दोनों ही पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल। दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़े हैं, और इसीलिए आपने दोनों टाइप के जो गैमीट हैं वो यहाँ पर पढ़े हैं। आपने देखा कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म का ट्रांसफर ऑफ गैमीट हम पढ़ चुके हैं, और आते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पे, जो कि आपका टॉपिक अभी रिसेंटली चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, जिसमें सिंपल सी प्रोसेस हमने पढ़ी कि गैमेट सनलाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं, या मिक्स आप कह सकते हैं, मिक्सिंग होती है। 2 सेल हैं और वो मिक्स होते हैं, सनलाइट होकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं उसके नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए रिवाइज करना इजी होगा। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको होगी, क्योंकि आपको जब तक प्रीवियस जो टॉपिक हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो आगे के टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के साथ होता है, और स्पेशली जो प्रोसेस आप कहते हैं, जो प्रोसेस हमारे पास आती हैं, उनमें तो आप बीच से चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, या फिर वहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको फिर रटना पड़ता है, और जो चीज़ें हम रटते हैं वो 1 या 2 दिन में हम भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो एक बार आप लोग प्रीवियस जो टॉपिक है उन्हें पढ़ लेंगे। चैप्टर में सबसे पहले रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा है, जिसमें हमने डेफिनेशन के बारे में बात की है। तो आपको डेफिनेशन बताई गई है। चैप्टर अगेन आपके लिए बहुत नया नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है। जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके पास आता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, जिसमें हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात यहाँ पर की है। नेक्स्ट आपने कहा क्या होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो लैंगिक जनन है यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं उनमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, लेकिन एक जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होते हैं। जैसे जैसे अगर हम कहेंगे मेल और फीमेल जो हाथ होते हैं, हाथ में नंबर ऑफ फिंगर्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। सबके पास एक नोज है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सबके पास 2 आईज है, चाहे मेल और फीमेल हो। सबके पास 2 कान है, चाहे मेल हो फीमेल हो। सबके पास एक हार्ट है, 2 लंग्स हैं, ठीक है, 2 किडनी हैं, 1 लिवर है। ये सब में इक्वल है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आपने कहा कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा कहता है यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमीट को बनाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल गैमीट को यहाँ पे बनाता है। दोनों गैमीट अगेन अलग अलग होते हैं।
जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उन गैमीट में होती है, ठीक है। और यही जो गैमीट आगे चल करके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कैसे करते हैं आपने यहाँ पे पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में हमने सेम यही बात की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने पढ़ा है और हमने कहा कि आपको वो जो पार्ट है वो ध्यान रखना है जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। ये गैमेट का स्ट्रक्चर हमने देखा है। फिर हमारे पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल गैमेट हमारे पास आती है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन पे, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। चलिए, ये रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। अभी तक अगर हम देखें कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, अगर एक बार वो आपको बताई जाए, तो हमने कहा यहाँ पर है मेल, और मेल में पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सेल बनती है जिसका नाम है मेल गैमीट, मेल गैमीट, ठीक है। ये एक मेल गैमीट है, ठीक है, एक मेल गैमीट है। एक है फीमेल। अब मेल और फीमेल का मतलब आप समझते हैं, ये बहुत बेसिक से टर्म है। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं और स्पेशली आप साइंस में बायो पढ़ रहे हैं तो ये टर्म्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से टर्म है कि मेल का मतलब क्या होता है, फीमेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लियर इतना? फीमेल है, फीमेल में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका मतलब समझते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र क्या होगा, मादा प्रजनन तंत्र, और इसका मतलब होता है नर प्रजनन तंत्र। गैमीट का मतलब है युग्मक, ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट है तो इसको हम कहेंगे नर युग्मक। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बनाता है फीमेल गैमीट को, और फीमेल गैमीट को हम कहेंगे मादा युग्मक। क्लियर है? अब क्लियर है? कोशिश करेंगे दोनों में आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये दोनों ही क्या है, आपको ये ध्यान रखने कि दोनों ही है सेल, दोनों ही है कोशिकाएं। आपने पढ़ा होगा जब हम और भी चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पर, स्पेशली साइंस के जो चैप्टर होते हैं, या आप देख सकते हैं कि कोई दूसरे सब्जेक्ट के भी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो कभी ना कभी आपको ये बताया जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है। जैसे एक दीवार होती है वो ब्रिक से मिलकर के बनी, ईंट से मिलकर के बनी है। हम देखते हैं कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट आती है, और दूसरी ईंट के ऊपर, जैसे कि हमने कहा ये एक ईंट है, इसके साथ दूसरी ईंट है, इसके साथ तीसरी ईंट है, और इसी प्रकार से आपने कहा यहाँ पे क्या होते हैं, पूरी जो वॉल है उसका फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही कोई वॉल का फॉर्मेशन होता है, दीवार बनती है। वैसे हमारी बॉडी भी बनती है कि एक कोशिका थी, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी है, और ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, अनगिनत, जिसे हम क्या कहते हैं, अनगिनत कोशिकाएं कहते हैं, काउंटलेस सेल्स जो होती हैं हमारे पास। अब ये क्या करेंगे, कुछ ग्रुप बना देंगे, जैसे इसने एक ग्रुप बना लिया है, इसने एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है, और इनको हम नाम देते हैं टिश्यू। जैसे ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है। अब कुछ टिश्यू का एक ग्रुप बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने एक ग्रुप बना दिया है, और आप ये बनाएंगे ऑर्गन, यानी कि अंग। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, यानी कि क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ठीक है। कोशिकाएं मिल करके एक ऑर्गन यहाँ पर बनाती हैं। क्लियर है इतना? जैसे कि हमारी जो स्किन बनी है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, और तब वो क्या बनाती है, स्किन बनाती है। स्किन क्या, एक प्रकार का ऊतक यहाँ पर हमारे पास आता है, ठीक है। ये ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने ये समझा है कि अगर हम देखें कि सबसे छोटी वो इकाई, सबसे छोटी वो यूनिट जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, जैसे हम क्या कहते हैं किसी चीज को, कभी आपने देखा होगा जैसे बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं,
उन्हें अगर खिलौने दिए जाए तो वो उनसे खेलने के बजाय उन्हें खोलकर देखने की कोशिश करते हैं कि ये खिलौना किस किस चीज़ से मिलकर के बना है। ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमने कहा हमारी बॉडी कैसे मिलकर के बनी है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में। जैसे क्लास 6 में एक चैप्टर हुआ करता था बॉडी मूवमेंट, और उस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑलमोस्ट 8 ऑर्गन सिस्टम हमने वहाँ पे पढ़े थे। हमने कहा ऐसे हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनी है। अब जैसे कि हम आपसे कहेंगे हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर के बनी है, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी बॉडी में आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, हैंड हमारे हैं, और क्योंकि ये आंसर हम तब करते थे जब हम बहुत छोटी क्लासेस में थे। अब आपका आंसर होना चाहिए कि हमारी बॉडी है मिलकर के बनी है ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्रों से। अब वो ऑर्गन सिस्टम कैसे बने हैं, आपने कहा वो टिश्यू से बने हैं। वो टिश्यू कैसे बने हैं, आपने कहा वो सेल से मिलकर के बने हैं। अब आपने कहा जो सेल है वो सबसे छोटी लिविंग एंटिटी है, यानी कि सबसे छोटी जीवित इकाई है। एक सिंगल सेल अगर हम निकाल दें, अगर हम एक सिंगल सेल यहाँ पर निकाल दें तो ये जो सिंगल सेल है इसका खुद में भी अस्तित्व होता है। इसीलिए हमने कहा कि ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनमें बस एक ही कोशिका पाई जाती है, बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। अभी भी अगर आपको अपनी एक सिंगल सेल को देखना होगा तो आपको चाहिए होगा माइक्रोस्कोप। आप अपने आप को देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी मिलकर के बनी है ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से। अगर सेल को देखना है तो अगेन आप माइक्रोस्कोप का यूज वहां पर करेंगे, ठीक है। हमने कहा सेल एक ऐसी यूनिट है जो सबसे छोटी है और लिविंग है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि सेल से छोटी यूनिट भी हो सकती है क्या, तो हमने कहा नहीं। अगर हम सेल को देखें, सेल किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेलीज है। तो आपने कहा कि सेल से छोटी यूनिट भी तो हो सकती है, हमने कहा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने सेल को तोड़ करके देखा तो सेल मेम्ब्रेन का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है या साइटोप्लाज्म का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। जब ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और आपकी सेल ऑर्गेनेली क्या होती हैं, कोशिका के अंदर कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं सेल के, जो कि सेल फंक्शनिंग में उनकी उसकी हेल्प करते हैं, सेल की हेल्प करते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमने सेल को तोड़ करके देखा तो कोई भी जो पर्टिकुलर जो चीज है उसका खुद में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो जीवित नहीं कहलाएगा, वो लिविंग नहीं कहलाएगा। लिविंग कौन कहलाएगा, जब ये सारी चीजें मिल करके एक सेल का फॉर्मेशन करती हैं, कोशिका को बनाती हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक लिविंग, एक जीवित रूप में हमारे पास आता है। तो इतना तो हम समझते हैं कि हमारी पूरी बॉडी मिलकर के बनी है किससे, सेल से। वैसे ही ये जो गैमीट हैं ये भी एक प्रकार के सेल हैं, क्योंकि सेल एक जैसी नहीं होती हैं, सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, आकृति की होती हैं, और इसीलिए उनका काम भी क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल बताइए, तो जैसे जैसे हमने कहा ब्लड सेल्स, ठीक है, जैसे हमने कहा नर्व सेल्स, ठीक है, अलग अलग सेल हमारे पास यहाँ पर आती हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं, उनका आकार, उनकी आकृति अलग होती है। वैसे हमारे पास दो अलग प्रकार के सेल्स आती हैं, उनका नाम है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इन दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर ये दोनों गैमेट क्या हो जाते हैं, अच्छा हमने एक और चीज कही थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हुई थी कि अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम, जिन्हें हम 23 जोड़े क्रोमोसोम भी कहते हैं। 23 जोड़े में से 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम को कहते हैं, अगर आपने नोट किया होगा तो। हमने कहा इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं या 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एक जो पेयर होता है वो अलग होता है। ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहीं पे हम रिवाइज करते हैं चीजों को, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 तो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 45 और 46 एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में वो XY होता है और फीमेल में वो XX होता है, बाकी के जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेंगे।
अब जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है। एक नॉर्मल सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर गैमीट की बात करें तो हमने कहा वहाँ पे कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम आ गए हैं। तो मेल गैमीट में भी 23 हैं और फीमेल गैमीट में भी 23 हैं। अब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और साथ ही साथ इनके क्रोमोसोम भी एक ही सेल में आ जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम यहाँ से गए, 23 क्रोमोसोम यहाँ से गए, यानी कि जो फादर है वहां से भी 23 क्रोमोसोम आए हैं, जो मदर है वहां से भी 23 क्रोमोसोम आए हैं, और अब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए हैं, 46 क्रोमोसोम हो गए हैं, जो कि एक नॉर्मल सेल में होने चाहिए। ह्यूमन सेल जो है, ये ह्यूमन की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि काव के में भी क्या इतने ही क्रोमोसोम होते हैं, हमने कहा नहीं, काव हो गया, डॉग हो गया, बर्ड्स होती हैं, सब में अलग अलग नंबर होता है क्रोमोसोम का। ये ह्यूमन सेल की बात हो रही है। तो ह्यूमन सेल में एक नॉर्मल सेल जो होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम यहाँ पर होने चाहिए। तो ये दोनों कोशिकाएं आपस में फ्यूज होकर के एक कोशिका बनाती हैं जो सिंगल सेल होती है। दो अलग अलग कोशिकाएं मिल करके एक ही कोशिका बनाएंगे, इसका नाम होगा जाइगोट या युग्मनज। इतनी बातें तो हमने कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने कहा था जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो ह्यूमन में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, अगर हम कहें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एंड टोड्स में क्या क्या है, द फ्रॉग एंड टोड्स reproduce by laying egg in a slow stream or pond. The female frog first lay 100 of eggs together in the water. These eggs are not covered with any hard shell. Instead, there is a jelly-like substance that guards them all and holds them together. As the female frog lay egg, the male frog deposits the male gamete over them. This results in external fertilization when the male gamete come in contact with female gamete in the water. Though the eggs are large in number, only a few of them manage to survive. There are several factors which may hinder the fertilization process, such as exposing to water, movement, rainfall, winds and other animals. तो यहाँ पर ये चीजें हमने डिस्कस की थी, जिनमें आपको सिंपल सा ये बोला गया है कि जो फ्रॉग होते हैं, जो फीमेल फ्रॉग होगी वो पानी में क्या करेगी, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। बहुत सारे यहाँ पर क्या करती है, गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। वहीं जो मेल गैमेट है वो भी पानी में ही यहाँ पे रिलीज होंगे और पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वाटर फ्लो हो सकता है, वाटर फ्लो, वाटर के साथ साथ जो गैमेट है वो भी फ्लो हो जाए, या एक्वेटिक एनिमल उन्हें खा जाएं, या रेनफॉल यानी कि जैसे बारिश होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होंगे, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताया गया है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। एक बार आप लोग रीड कीजिए, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। उससे पहले अभी तक जितने भी टॉपिक हैं आप जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहले तो नाम से ही समझ आ रहा है टेस्ट ट्यूब। आपने टेस्ट ट्यूब देखी होंगी अपने लैब में, जब आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो फिजिक्स चाहे वो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट हो। मोस्टली केमिस्ट्री और बायो के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी ग्लास लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत पतले होते हैं, कुछ ग्लास जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, जैसे आपने कुछ भी जो भी मटेरियल है उसे मिक्स करना है या आपने उसे हीट करना है, तो आप क्या करते हैं, उसे इस प्रकार का कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, उसे होल्ड करते हैं, उसमें जो भी सब्सटेंस है आप उसमें डालेंगे, ठीक है, उसे आप शेक करेंगे, जैसे आपको मिक्स करना है तो आप शेक करेंगे, या हो सकता है आपको हीट करना है तो आप हीट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत पतली पतली ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट किए जाते हैं। अब आपने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है। देखिए, जब आपने देखा होगा किसी में प्रॉब्लम्स आती हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे यहाँ पर रीजंस हो सकते हैं। उनमें से जैसे एक रीजन की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग है फैलोपियन ट्यूब,
और फैलोपियन ट्यूब जैसे किसी में ब्लॉक हो गई है तो इस केस में क्या होगा, इसमें फ्यूजन नहीं हो पाएगा, मेल और फीमेल जो गैमेट है उनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जैसे ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है, ये है फीमेल गैमेट जो यहाँ आए हैं और यहाँ पे आता है मेल गैमेट और यहीं पे एम्ब्रियोला वाले पोर्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। अगर ये फैलोपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक है और किसी भी एक गैमेट का रास्ता रोक रही है, हो सकता है वो फीमेल गैमेट का रास्ता हो सकता है वो मेल गैमेट का रास्ता हो, इस केस में क्या होगा, दोनों गैमेट यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और इसी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में आर्टिफिशियली यानी कि वहाँ पर जो वूम है, जो माता का जो गर्भ है या जो यूट्रस आप कहेंगे, यूट्रस से बाहर ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी टेस्ट ट्यूब में ही होता है। जाइगोट के जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं वो होते कैसे हैं, जैसे हमने कहा जाइगोट बना है, फ्यूजन से क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है, ठीक है, ये है जाइगोट, इसे हम 2n लिखते हैं। 2n का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड कैसे करता है, ये है सिंगल सेल, अभी तक सिर्फ एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका है। धीरे धीरे आप देखते हैं ये 1 से 2 कोशिकाएं यहाँ पर बन जाएंगी, फिर आप देखेंगे ये 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, 4 से ये 8 कोशिकाएं, 8 से ये 16 कोशिकाएं और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती चली जाती हैं, इनमें डिवीजन होता चला जाता है। क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही कुछ ऐसे होता है। आप देख रहे हैं सेल, अगर आपको इमेज में क्लियरली विजिबल है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ रहा है इस ओर बढ़ेगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस ओर है, वैसे वैसे इनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके इससे एम्ब्रियो बनेगा, इससे फीटस बनेगा, यानी कि पूरा बेबी जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो जब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे कराया जाएगा, देखिए गैमेट जो है वो आर्टिफिशियल नहीं होंगे, वो नेचुरल होते हैं, यानी कि मदर से फीमेल गैमेट को लिया जाता है और फादर से क्या होगा, यहाँ पे मेल गैमेट को लिया जाएगा, ठीक है। तो फादर से जो फादर का गैमेट है, मदर से जो मदर का गैमेट है, उनको लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब में दोनों को यहाँ पे सनलाइट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे फ्यूज किया जाता है और टेस्ट ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो यहीं पे मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इनका जब फ्यूजन हुआ तो अब यहाँ पे जाइगोट बन गया है, टेस्ट ट्यूब में ही जाइगोट बन जाता है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, इस जाइगोट को डेवलप होने के लिए कुछ टाइम, ऑलमोस्ट 1 वीक देखा जाता है इसे। जाइगोट जो है वो डिवाइड होना शुरू कर रहा है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से डिवीजन देखे जाते हैं। अगर जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो एट लास्ट ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, या अगर इसे आप अभी जाइगोट भी कहेंगे, तो ये जो जाइगोट है अब क्या होगा, ये मदर का क्या है, यूट्रस है, ये इस प्रकार से इस डेवलपिंग जाइगोट को मदर के जो यूट्रस है उसमें इंजेक्ट किया जाता है या इंसर्ट करवाया जाता है, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा टेस्ट ट्यूब में ही ग्रो करेगा, एक्चुअली में ये ग्रो अपनी मदर के वूम में ही करेगा, अपनी माता के गर्भ में ही करेगा। बस जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो आउटसाइड द वूम होती है, यानी कि मदर के गर्भ से बाहर टेस्ट ट्यूब में होती है। क्लियर है, पढ़ लें एक बार। तो हमने कहा इन सम वुमेन द ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड एंड हेंस दे आर अनएबल टू होल्ड द एग। अब देखो कुछ ऐसी वुमेन होती हैं जिनकी जो ओविडक्ट है, अगर आपको ध्यान होगा हमने कहा था फैलोपियन ट्यूब का नाम ओविडक्ट भी है, दोनों ही नाम है। तो जो फैलोपियन ट्यूब या जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है और जिससे एग जो है वो वहां नहीं आ पाता है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दिस मीन्स दैट दीज वुमेन आर नॉट एबल टू बेयर बेबीज बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड ओविडक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं हो पाती है। इस केस में हाउएवर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ विट्रो फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ, क्या कहते हैं इसे, विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं, द फ्रेशली रिलीज्ड एग ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट कैन बी फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली। इसमें क्या होता है कि मेल से मेल गैमेट को लिया जाता है, फीमेल से फीमेल गैमेट को लिया जाता है।
दोनों गैमेट को जो लेबोरेटरीज होती हैं, लेबोरेटरीज में जो टेस्ट ट्यूब होते हैं उनमें यहाँ पे सनलाइट किया जाता है। अब ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है जितने इजीली हम कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्कोपिक होती है। आप सोचिए वो सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल को क्या करना, यहाँ से बॉडी से बाहर निकालना और उन सेल्स को सेफली यहाँ पर फ्यूज करवाना, ये खुद में एक बड़ा टास्क है। बहुत माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस यहाँ पर होती है, ठीक है। The zygote thus formed is allowed to develop for a week outside the female body in a safe conditions and is then placed in the woman uterus. अब ये जो जाइगोट है, जो फ्यूजन के बाद जाइगोट बना है, एक हफ्ते तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में जब ये फर्टिलाइजेशन हो रही है तो यहाँ पे वो सारे इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाते हैं जो मदर के फैलोपियन ट्यूब में है या मदर के जो यूट्रस में है, ठीक है। वो सारी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है इसे एक हफ्ते तक ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ केस में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो मदर के वूम में फिर उसे इंसर्ट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो मदर के वूम में उसे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इन दिस वे दीज वुमेन कैन बेयर बेबीज। तो यहाँ पर क्या होता है, अब प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है। द बेबीज दैट आर बोर्न विद द आईवीएफ प्रोसेस आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो बेबी यहाँ पर बॉर्न होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये जो टॉपिक है एक बार आप लोग घर से पढ़ करके इसे लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।